नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ। अ, आज आप लोगों को चूँकि कोरोना से कोविड-19 से यह महामारी जो वैश्विक है, इसको लेकर के क्लासेस वगैरह बंद हैं, तो एमएचआरडी का निर्देश भी है और अपनी छात्राओं के लिए आज मैं अपनी खबर उग्र जी की जो आत्मकथा है सिलेबस में प्रिस्क्राइब भी है और अनिवार्य विषय में मुझे पढ़ाना है, तो उस पे छोटे छोटे 3-4 लेक्चर आप लोगों के लिए सोचा कि रिकॉर्ड करके भेजा जाए, जिससे आप लोगों की पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो। तो शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। अपनी खबर आत्मकथा उग्र जी की पांडे बेचन शर्मा उग्र की 1960 में प्रकाशित होती है। 1960 में प्रकाशित होने के बाद आत्मकथा के विधा के रूप में आत्मकथा और जीवनी को लेकर बड़ा विमर्श उसके पहले से ही चला आ रहा था। आत्मकथा और जीवनी को कैसे अलग किया जाए, इन सब मसलों पे भी बातचीत हिंदी साहित्य में हुई है। आत्मकथा और जीवनी में एक बुनियादी फ़र्क यह है कि आत्मकथा खुद व्यक्ति लिखता है और जीवनी दूसरे की कोई दूसरा साहित्यकार या दूसरा कलमकार रचनाकार लिखता है, किसी दूसरे बड़े व्यक्ति का संस्मरण या जीवनी। तो हम शुरू करते हैं उग्र जी की जीवनी। यह जो हम लोगों को पढ़ना है अपनी खबर, इसमें 17 उपाध्याय हैं, 17 सब चैप्टर्स हैं। सब चैप्टर्स भी आप इसको कह सकते हैं या 17 टॉपिक भी कह सकते हैं कि उग्र जी के जो दिमाग में आता गया, उनके जीवन का जो शुरुआती 20-21 वर्षों का सफ़र रहा, उस पे लिखते हैं। तो पहला है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन में उग्र जी दिखाते हैं कि वह कैसे वह सबसे ज़्यादा प्रभावित किस कवि लेखक से रहे हैं। तो हाँ, ऑफ कोर्स वो रहे हैं तुलसी से, तो तुलसी की विनय पत्रिका से रहे हैं, तुलसी के उस यथार्थ से परिचित रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस से नहीं परिचित रहे हैं, तुलसी की विनय रामचरितमानस से नहीं प्रभावित रहे, तुलसी की विनय पत्रिका से प्रभावित रहे हैं। तो शुरू वहीं से ही करते हैं। हम थोड़ा आपको पढ़ के समझाते भी जाएंगे। और उसमें है कि आशा के जाल में फंस योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट बन, इन नीचों को मैंने परम प्रसन्न प्रेम पूर्वक प्रभु, मैंने परम प्रसन्न किया। मतलब आशा का एक ऐसा जाल, मृतृष्णा का एक भौतिक संसार का एक ऐसा जाल जिसमें वह उलझ के रह जाते हैं, और तुलसी जैसा व्यक्ति उलझता है और बार बार अपने को उस उलझन से निकालना चाहता है, वो अपने आप को समझाना चाहता है। तो यहाँ से इस जीवनी की मतलब इस आत्म कथा की शुरुआत होती है अपनी खबर। तो 2-3 चीज़ें जहाँ से मैं शुरू करूँगा आप लोगों के लिए। तो देखेंगे आपकी पहले तो इनके नाम पे हम जाए। पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे भी है, बेचन भी है, उग्र भी है। उग्र आज़ादी का दौर है, लेखक कवियों को बड़ा संकट है, राष्ट्रभक्तों को तो ज़्यादा संकट है, राष्ट्रभक्त कवियों को, राष्ट्रभक्त लेखकों को ज़्यादा संकट था, क्योंकि उस समय अंग्रेजी सत्ता थी। और आप थोड़े से इतिहास और संस्कृति को याद करें तो जो भी इस तरीके का भारत के पक्ष में, अपने राष्ट्र के प्रेम में कुछ भी लिखता था, तो उसको जेल हो जाती थी या बहुत सी यातनाएं अन्य तरीके की दी जाती, तो उसका साहित्य जब्त कर लिया जाता था उस लेखक को, और भी कई तरीके की परेशानियों का सामना। तो सब लोग उपनाम से लिखते थे, तो उग्र इनका उपनाम था। जो इनके इस आत्मकथा को छोड़ करके, अपनी खबर को छोड़ करके और भी साहित्य पढ़ेंगे तो देखेंगे उग्र का नाम उग्र के लिए बड़ा सटीक होता है और बड़ा चरितार्थ होता है। और आ जाइए वह इस पर पांडे, वो तो उनके उस घर में पैदा होने की वजह से पांडे लिखा गया, मतलब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन पूरी जीवनी, पूरी इनकी आत्मकथा को जो 21-22 वर्ष का शुरुआती 21-22 वर्ष के है, तो 53-54 तक का, मतलब सन 1900 में पैदा हुए और सन 60 तक का लिख रहे हैं। 53-54 तक का उल्लेख किया है इन्होंने, दिल्ली पहुंचने तक का उल्लेख किया है, लेकिन 21-22 वर्षों का ज़्यादा उल्लेख है कि शुरुआती के 21-22 वर्ष कैसे रहे। तो बेचन पे मैं आता हूँ। बेचन मतलब उत्तर भारतीयों की एक परंपरा, उत्तर भारतीय परिवारों की एक परंपरा रही है कि चूँकि उस समय 1910-20 गुलाम भारत में आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए भारत में वो चिकित्सा व्यवस्थाएं बड़ी लचर थीं, या सबको उस मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती थी। तो मूलभूत आवश्यकताओं की उस ज़रूरत में, उस जिसकी कमी थी उस समय,
उस कमी में चिकित्सा व्यवस्था में हम देखेंगे, कुछ भी पढ़ें उस समय तो देखेंगे संतानोत्पत्ति में जितनी भी संतानें पैदा होती थी सब जीवित नहीं रहती थी, अधिकतम मर जाती थी। तो एक अंधविश्वास था, एक ऐसी मान्यता थी कि हम अगर अपने बच्चे को बेच दें, और बेच दें मतलब एक प्रतीक के रूप में कि हम बेच रहे हैं और उसका रूपक ये है, तो बेचने का वह तो उसी को बेचने से ही बेचन नाम पड़ गया। और बेचे भी यह कितने 1 टके में बेचे गए थे, और यह अपने आप को उस चीज़ों को बार बार कहते हैं कि मैं 1 टके में बेचा तो गया, लेकिन उस बेचने का भी 1 टके का मेरी माँ गुड़ मंगा के खा ली। खैर, इस तरीके की वह जो भाव की संस्कृति। फिर अब हम शुरुआत करते हैं कि आत्मकथा में सबसे बड़ी चीज़ आती क्या है दोस्तों। आत्मकथा में सबसे बड़ी चीज़ जो है आत्मस्वीकृति, आत्मगत ईमानदारी। कोई भी जीवनी में तो थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा, क्योंकि हम किसी श्रद्धेय का लिख रहे हैं, आदर्श को द्योतित कर रहे हैं, किसी जो जिसको मानते हैं, समझते हैं कि इनकी जीवनी लिखी जानी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए, तो उसमें कभी कभी थोड़ी बहुत सच्चाई से हेर फेर करने का वो रहता है, गुंजाइश रहती है, लेकिन आत्मकथा में नहीं रहती। आत्मकथा स्वयं आपको लिखना है, और यह तलवार पे धार पे धावनों की तरह है कि एकदम तलवार की धार पे चलने के बराबर है आत्मकथा लिखना, कि अगर उसमें आपकी आत्मगत ईमानदारी नहीं हुई, आत्मस्वीकृति नहीं हुई, तो आपकी वह आत्मकथा जो कहना चाहेंगे, जो बताना चाहेंगे, वो आ नहीं पाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया 1900 में इनका जन्म हुआ, 1960 में यह पुस्तक आती है, तो 60 वर्षों का वृत्तांत है, जिसमें शुरुआती के 20-21 वर्षों का, और बाकी तो एक बस छूते हुए निकल गए हैं। तो हम 2-3 उस पर बात करेंगे, 17 उपाध्यायों में 3-4 पे बात होगी। जैसे पहले तो दिग्दर्शन में विनय पत्रिका का प्रभाव है, और अपने को तुलसी के समवयस्क मानते हुए, या मतलब तुलसी को अपना आदर्श मानते हुए, कि जैसे तुलसी ने कुकरी टूकनी लाग ललाई, कुत्ते से रोटी के लिए होड़ करने को अभिशप्त थे, ठीक उसी तरह अभावों में उग्र जी रहे थे। तो इस बात का इन्हें वह भी था कि और सबसे संवेदना के करीब इनको तुलसी मिलते हैं। तो दिग्दर्शन में उसी विनय पत्रिका के लबो लुआब की क्या है, कैसे है जीवन, क्यों इतना संघर्ष है जीवन में, वहाँ से शुरू होती है। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों इनके यहाँ प्रवेश में यह है कि कहते हैं कि इनके पास आए थे जैनेन्द्र कुमार जी और शिवपूजन सहाय जी ने, दोनों लोगों ने कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए उग्र जी, आपके जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इन्होंने कहा कि आत्मकथा तो लिख दूं, लेकिन आत्मकथा लिखने में एक बड़ा संकट यह है कि इनके साथ जिन लोगों ने जैसा व्यवहार किया है, या जिनका वो यह जानते हैं कि वह ऐसे हैं, और साहित्य की दुनिया में उन्होंने बड़ा नाम कमाया है, तो अगर उनकी बातें मैं लिख दूं तो उसका एक बड़ा नुकसान यह होगा कि उनके जो यश का चिराग है, बोल रहे हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं वह खारिज हो जाएंगी। कहते हैं यश का चिराग लुप होने लगेगा। लुप माने बुझ जाएगा उनका यश का चिराग, जो जिन लोगों को हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत बेहतर मानते हैं, बहुत अच्छे रचनाकार साहित्यकार मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तो वह भी उनको उनके बारे में भी जानते हैं, तो वह भी एक, लेकिन उस आत्मगत ईमानदारी से समझौता नहीं करते, लिखते हैं। खैर, तो शुरुआत हम जब दिग्दर्शन से करने के बाद प्रवेश में जाते हैं, तो देखते हैं कि भारतीय समाज को रोटी कपड़ा मकान, जो 3 चीज़ों की ज़रूरत थी, बुनियादी जो ज़रूरतें थीं, वह उपलब्ध नहीं थीं, और उसके अभाव को यह लिखते हुए कहते हैं। हर जगह की तत्कालीन भारत के यथार्थ को बता रहे हैं कि यह रोटी कपड़ा मकान के लिए जद्दोजहद कर रहा है। खैर, एक चीज़ शुरुआत में ही मैं बता देना चाहता हूँ कि उग्र जी 1960 में लिख रहे हैं, और भाषा के प्रौढ़तम रूप को लिख रहे हैं, और भाषा कहीं भी उग्र जी के भावों को अभिव्यक्त करने में बाधित नहीं हुई है। यह बड़ी चीज़ है, मतलब जैसे जो कहलवाना चाह रहे हैं, जैसे कहलवाना चाह रहे हैं, भाषा भावों का साथ देते हुए चल रही, जैसे लग रहा है कि भाषा के साथ, भाव के साथ भाषा बहती चली जाती है। आप एक पेज उठाएंगे, लगेगा कि पूरा ख़त्म करके ही रोका जाए, इस तरीके की भाषा है। जैसे शिवपूजन सहाय और जैनेन्द्र कुमार जी जब इनके यहाँ आते हैं, तो उनके लिए, चूँकि वो इनके आदर्श हैं, बड़े हैं, या उनको यह ज़्यादा मानते हैं, तो लिखते हैं कि कृपया करके आदरणीय के लिए कृपया शब्द का प्रयोग देखिएगा, कृपया करके पधारे थे। मतलब यह भारतीय संस्कृति है कि आप जिसको मानते हैं, आप जिनको अपने से बेहतर समझते हैं, बड़ा मानते हैं, उनके लिए कृपया करके पधारे थे। आदरणीय आदर सूचक शब्द का प्रयोग है शुरुआत में।
खैर, हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ जो अभी मैंने कहा कि आत्मगत ईमानदारी, उसका एक उदाहरण पृष्ठ संख्या 13 पे देखिएगा आप लोग पढ़ते हुए। महानुभाव जिन्हें यदि रिकॉर्ड पर उतार दिया जाए तो संबंधित महानुभाव फरिश्ते नहीं आदमी नजर आने लगेंगे। अपनी याददाश्त पब्लिक की जानकारी के लिए लिखने में आत्म प्रशंसा और अहंकार प्रदर्शन का बड़ा खतरा रहता। अहंकार प्रदर्शन कर लिखते हैं कि अगर आत्मकथा लिख रहे हैं तो उसके लिए लेखकों को जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है आत्मगत ईमानदारी। ठीक है,